स्टूडेंट, वेलकम टू माई एजुकेशन। आज हम स्टैंडर्ड 9 का साइंस लेने वाले हैं। तो साइंस के अकॉर्डिंगली हम जानेंगे यहाँ पे जो हम लेसन लेने वाले हैं उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ कुछ पिक्टोरियल वे में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मेटल। मेटल जिसके की 3 टाइप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं मेटल के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसे कि हम जानते हैं। लेकिन इसमें हम कुछ बेसिक चीजों को भी पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि आइस क्या होता है, वाटर में वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है। जो हम यहाँ पे ग्लास देख रहे हैं वो सॉलिड है, आइस वो वाटर में क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। बिकॉज जो आइस का टेम्परेचर होता है वो वाटर के टेम्परेचर से बहुत लेस होता है, इसलिए वो टेम्परेचर हाई पाके वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये तो एक स्टेट हुआ कि मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आगे हम कुछ बेसिक को देखेंगे क्योंकि हमारे लेसन्स में आने वाले मैटर कहाँ से डिस्कवर हुआ, उसे कौन कौन से स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट को किसने डिस्कवर किया उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है 4 टॉपिक्स दिया हुआ है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम, शेप, मास, वैलेंसी, थर्ड है मॉलिक्यूलर मास एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एंड लास्ट वन है रेडिकल्स। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं हमारे लेसन्स में आने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स हम अपने आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ बेसिक से, जिसमें कि जो एटम का सर्च है वो किसने किया था, डाल्टन ने किया था, और उसने अपनी एक थ्योरी लिखी एटम्स के ऊपर, उसे कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्या था थ्योरी? थ्योरी कहता है इट्स स्टेट दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, मींस जितने भी मैटर होते हैं हमारे वर्ल्ड में वो क्या होते हैं, एटम्स के थ्रू बने हुए होते हैं। तो किस टाइप का एटम होता है? एटम कुछ इस तरह से होता है, सेंटर में उसके न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें कि प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस होते हैं। एंड चारों ओर जो आपको रिवॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा होगा वो होता है इलेक्ट्रॉन। इसकी भी एक अलग अलग प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है एंड प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ जे थॉमस। जे थॉमस ने एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के पार्ट को डिस्कवर किया, ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया इसकी प्रॉपर्टी कि ये लाइटर पार्टिकल है एटम का, और इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है जो कि हर एक एटम में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कवर किया है। डिस्कवरी के थ्रू इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे रदरफोर्ड। तो इन्होंने क्या किया है, प्रोटॉन का इन्होंने डिस्कवर किया प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन को डिस्कवर जब इन्होंने किया है तो उसके ऊपर एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, गोल्ड सीड के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है जिसके ऊपर अल्फा रेडिकल को उन्होंने इमिटेट करके उसके ऊपर जब लाइट पास आउट हो गया उस गोल्ड सीड के थ्रू स्प्लिट होने पे, इमिटेट होने पे लाइट के, तो पता चला कि जो सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहे हैं और कुछ वहां से क्या हो रहा है, वापस से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसे केसेस से उन्होंने पता किया कि यहाँ पे सेंटर में कुछ पॉजिटिव कंपोनेंट भी प्रेजेंट है एटम के। तो उन्होंने कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया, आपको एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा कैसे एक अल्फा रेडिकल को इमिट किया जा रहा है गोल्ड सीड के ऊपर, वहां पे जो रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन्स वो पास आउट हो रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इस तरह से इन्होंने गोल्ड सीड का एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी प्रोटॉन के डिस्कवर के लिए। ओके, तो उन्होंने साथ ये भी बताया कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकला कि इलेक्ट्रॉन्स जो कुछ पास हो रहे हैं, कुछ इमिट हो जा रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो बीच में जो एटम्स की पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से हो रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रोटॉन का डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि इसकी जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है, मींस इसका पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कुछ बेसिक। जैसे कि हमने देखा कि एटम क्या होता है, जिसको कि 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया, डाल्टन थ्योरी हमने देखा, उन्होंने बताया कि कुछ एटम नाम का चीज कुछ होता है जो कि मैटर्स को बनने में हेल्प करता है। देन हमने देखा जे थॉमस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो लाइटर पार्टिकल होते हैं, साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसका कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। फिर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का डिस्कवर किया जो कि एटम के मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। ये सब चीजें तो हमने देखा कि एटम्स होता क्या है। हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम एलिमेंट देख रहे हैं। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ एटम, मतलब ये प्योर सब्सटेंस होता है। साथ ही साथ उसने एक्सप्लेन भी किया प्योर इसलिए होता है क्योंकि वो एक ही टाइप के, एक ही काइंड के
एटम से बना होता है। ओके, एक ही टाइप के एटम से बना होता है, उसे एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसे प्योरिटी फॉर्म बोलेंगे। तो ये हुआ हमारा एलिमेंट। एग्जांपल के लिए आप हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आयरन दिया है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे, यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है कुछ कुछ एलिमेंट्स। आयरन, गोल्ड, ये सारे चीज क्या होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी दिए हो ये सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जो सिंगल प्योर फॉर्म में होते हैं, जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं 10th में मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, बट यहाँ पे हमें पढ़ना नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एटम्स, अब एलिमेंट देख लिया कि क्या होता है, वो एक प्योर सब्सटेंस है जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। एटम क्या होता है? एटम वाज इनविजिबल, एटम हमें दिखाई नहीं देता। ओके, एटम वाज इनविजिबल व्हिच could not be broken down into smallest particle। मीन्स पहली बात तो ये कि ये हमें दिखाई नहीं देता है, एंड सेकंड चीज ये है कि इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, तो ये ऐसा यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए, तो आप एटम्स के लिए जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, जो डाल्टन ने, जे थॉमस ने, रदरफोर्ड ने जो आपको एक्सपेरिमेंट करके थ्रू बताया था, उसका एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। उसके मिडल में, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट और गेन की वजह से वहाँ पे कुछ वैलेंसीज भी फॉर्म होते हैं बहुत सारे एटम्स के। तो वो जो जिसमें वो रिवॉल्व हो रहे थे उसे हम कहते हैं वैलेंसी शेप। ओके, आगे हम देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि इन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हैव डिफरेंट एटम। हमने एलिमेंट की बात किया, एटम की बात किया, अब मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। जो एलिमेंट था वो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ था। एटम जो था वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से एटम्स होते हैं, और एटम जो होता है जब वो कंबाइंस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं किसी स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू, तब वहाँ पे बनता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से रहता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेंटर में एक एटम है जिसको बॉन्ड के थ्रू बाकी के एटम से बने हुए जो मॉलिक्यूल्स है उससे क्या हुए हैं, कंबाइन फॉर्म में है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी आता है क्वेश्चन, हमारे टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही दिए हुए हैं आपको। व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? तो जैसे कि डाल्टन्स ने एटम का डिस्कवर किया, उन्होंने बताया कि जो मैटर है वो एटम से बना हुआ होता है। उन्होंने अपनी थ्योरी में इस तरह से कुछ बताया, और साथ ही साथ बताया कि ये जो एटम है वो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताते समय बताया कि कुछ एटम का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम। लिथियम में क्या होता है, सेंटर में आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतना ही उसके शेल में क्या रहेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। और स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया एग्जांपल लेके, बस डाल्टन यही थ्योरी एक निकाला, उन्होंने बताया कि जो मैटर है वो एटम्स के थ्रू बने हुए होते हैं। ये डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था। ये क्वेश्चन है, हाउ आर द कंपाउंड्स फॉर्म? अभी जस्ट मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड डिफरेंट है। ठीक है, अब ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो कि एटम से बने होते हैं स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल ले लो कि आप वाटर लेते हो, वाटर का जो फॉर्मूला है H2O होता है, लेकिन वाटर के थ्रू वाटर का एक सॉलिड स्टेट भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। ठीक है, तो जो आइस होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक सॉलिड कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से कंपाउंड बनता है। एग्जांपल्स मैंने बताया कि यहाँ पे देखो, तो सेंटर में उसको आप ऑक्सीजन ले लो, और साइड साइड में क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जब ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है, आप वाटर जब आइस के फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती रहती है। तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन तीसरे वाले से कंबाइन, इस तरह से ये एक बॉन्डिंग क्रिएट करके यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द molecular formula of salt, slag, lime, water and limestone। ठीक है, तो ये लाइम है, लाइमस्टोन, ये सारे के क्या फॉर्मूला क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये वन बाय वन करके, पहले जो सॉल्ट होते हैं वो हम घर में यूज करते हैं, जिसे नमक कहते हो, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaCl। Na से होता है सोडियम, Cl से क्लोराइड, इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सल्ट लाइम, इसे हम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका जो सेकंड वाला दिया हमें आप लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट तक आपका आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये जो मैं आपको नाम बता रही हूँ ये केमिकली नेम है। इस नेम को हम एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं। जब एटम्स को कंबाइन करके उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंगली लिखते हैं तो उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। वो भी हम आगे धीरे धीरे आपको सिखाने वाले हैं कैसे फॉर्म होता है, वो भी हम बताने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं लाइमस्टोन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लाइमस्टोन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ आ गया वाटर। वाटर का सबसे इजी हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2O। ओके, ये तो हमने देखा फॉर्मूला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आप लिखोगे किसी भी केमिकल कंपाउंड का। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है, बनता कैसे है, इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। क्या होता है ना कि जब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर मैंने एटम ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन का जो यहाँ पे आप इसका देखोगे एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 होने की वजह से मिडिल में तो आपका सेंटर होता है जहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। सेकंड वाली ऑर्बिट में जिसे वैलेंसी सेल कहते हैं वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। फिर नेक्स्ट सेल आएगा क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से इलेक्ट्रॉन 8 होगा, तो 2 यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये हो गया 3 4 5 6 7 8। कैसे 8 काउंट किया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने लिया है और बाकी के ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को लिया, तो इस तरह से ये हो गए इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो वो हो जाता है 8। एटॉमिक 8 होने की वजह से यहाँ पे हम जो उसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हम पुट करेंगे वो टोटल कितना होगा, 6 होगा। ये कैसे 2 हाइड्रोजन से कंबाइन होता है और क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया तो हाइड्रोजन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया, ये सेकंड वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया। अब आप अगर काउंट करोगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या चाहिए कि हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं वैलेंसी सेल, उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसमें टोटल हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, हमें 8 इलेक्ट्रॉन देना होता है। तो इस तरह से इसकी बॉन्डिंग होती है और इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा H2O। तो इसी तरह से बाकी जो केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे जो दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसी तरह से एटम्स के कॉम्बिनेशन से, एक स्पेसिफिक बॉन्ड के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि जब वो एटम एक दूसरे से कंबाइन होता है तो कंबाइन होने के लिए वहाँ पे एक बॉन्डिंग चाहिए होती है, और वो बॉन्डिंग एक स्पेसिफिक बॉन्ड होता है, वो आयनिक बॉन्ड हो जाए या फिर कोवैलेंसी बॉन्ड हो जाए। जो कोवैलेंस बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो या फिर आयनिक बॉन्ड से वो एटम आपस में कंबाइन होते हैं और इस तरह से वहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिएट होता है और वहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मैंने आपको बेसिक बताया कि एटम्स आपस में स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, और कॉम्बिनेशन के थ्रू जो एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं अपने स्पेसिफिक नंबर के थ्रू, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दोस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमने देखा कि सारे 4 मॉलिक्यूल्स थे, 4 मॉलिक्यूल्स के हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा। तो यहाँ पे देखिए होंगे कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल्स बना है, जिसमें कि मिडिल में जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा वो है ऑक्सीजन एंड वाइट कलर के जो 2 हैं वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन मींस ज्वाइंट होना, ओके, बनना एक दूसरे से। केमिकल कॉम्बिनेशंस का क्या लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंगली हम क्या समझ सकते हैं, ये देखते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन ऑफ
नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि मैंने जस्ट आपको बताया है। ये क्या होता है यहाँ पे, या NaCl हो गया, इसी तरह के जो कंपाउंड होते हैं, या H2S हो गया, ये कंपाउंड, जैसे मैंने एग्जांपल एक ले लिया H2S, या फिर आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, वो एग्जांपल ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है यहाँ पे, जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसे एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कंबाइन करने के लिए। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से 4 बॉन्डिंग चाहिए, 4 वैलेंसी होने की वजह से ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड क्रिएट करके वो अपना मॉलिक्यूल्स रेडी करता है। तो इस तरह से जब कंबाइन होते हैं एटम एक स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू के अपने नीड के लिए, इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने के लिए, तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म करने के लिए जो हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि दिया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन ऑफ नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मॉलिक्यूलर, H2O इज अ नॉन मॉलिक्यूलर। इस तरह से ये कंबाइन होकर एक नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिएट करता है, जो कि यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है। ओके, या आप पुणे में हो, महाराष्ट्र में कहीं भी हो, या फिर अपने वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, आपको अगर वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे H2O है, तो वहाँ पे भी हर प्लेस पे आपको H2O ही मिलेगा। तो एक नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिएट करते हैं एक स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू, एटम्स के बीच में कंबाइन होके वहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता ही है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन ऑफ नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मैंने बताया आपको, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपको एक ही फॉर्मूलाज मिलेंगे। एक ही फॉर्मूला क्रिएट किए होते थे कि वो डिस्कवर करके निकाला गया एक फॉर्मूला होता है, जिससे कि प्रूफफुल बनाया जाता है, हर जगह पे वही लागू होता है, जिसे कहते हैं नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ द केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स ऑफ नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हम जानते हैं, जो रिसर्च हमने क्रिएट किया है कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक डिस्कवरी के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद किसी चीज को हम डिस्कवर करके निकालते हैं, तो ओवरऑल हर प्लेस पे उसे सेम नाम दिया जाता है, उसे नॉन बोलेंगे, उसे जानते हुए चीज को बोलते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन्स ऑफ नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि हमने वाटर मॉलिक्यूलर देखा, या NaCl देखा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, कैल्शियम कार्बोनेट देखा, लाइम सोडा जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता कैसे, होता कैसे, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन हो रहा है। एक आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन का नाम है कैल्शियम क्लोराइड, फिर उसके अंदर टेस्ट ट्यूब रखा है जिसमें कि आपने सोडियम सल्फेट लिया है। लेकिन जब उसको आप ऐसा थोड़ा टिंट करते हो तो क्या होता है, वो सॉल्यूशन आपस में मिल जाता है, और आपस में मिलने के बाद क्या होता है, वो न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। लेकिन जो हमने कंपाउंड लिया है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट हमने लिया, कैल्शियम क्लोराइड लिया या फिर सोडियम सल्फेट, दोनों को मिक्स किया, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं, उसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट करके हम वहाँ पे उस कंपाउंड को लेते हैं, जिसका कि हम टोटल ग्राम कितना ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं। 300 हमने जब रिएक्टेंट को लेकर कंबाइन किया तो उसका वेटेज 300, लेकिन आफ्टर रिएक्शन जब वो फॉर्म करता है, वहाँ पे आप देख रहे होंगे कंबाइन होने के बाद कैल्शियम सल्फेट एंड आपका सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में कंपाउंड फॉर्म होता है। फिर भी आप क्या देखोगे, जो रिएक्टेंट का वेटेज था, जो कंबाइन करने के लिए दो रिएक्टेंट हमने लिया, उसका जो वेटेज था, मेजरमेंट था 300 ग्राम, वही मेजरमेंट हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद भी सेम मेजरमेंट मिलता है, मीन्स उसके वेटेज में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यही हम देखते हैं कि जब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात आती है, तो यहाँ पे नॉन, जहाँ पे जिस एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम जानते हैं, एक पर्टिकुलर कंपाउंड को जानते हैं, उसके नॉन वैल्यूज को लेके हम उसको रिएक्शंस करते हैं, जिससे कि उसका रेशियो एक प्रॉपर वे में मेजरमेंट, इक्वल अमाउंट में, इक्वल मेजरमेंट में उसके प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं। ये हो गया हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट्स is same as the total weight of products formed due to the chemical reaction। जस्ट मैंने अभी आपको एक
एक्सपेरिमेंट बताया केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जो हमने कैल्शियम क्लोराइड को, आपने ध्यान दिया होगा तो क्या था कि जो कोनिकल फ्लास्क था इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड को लिया। कैल्शियम क्लोराइड हमने यहाँ पे लिया था रिएक्टेंट। ये जो हमारा कोनिकल फ्लास्क था इसमें हमने क्या किया कि सॉल्यूशन लिया। वो जो सॉल्यूशन है वो कैल्शियम क्लोराइड है। तो कैल्शियम क्लोराइड है उसके अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब रखे हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कुछ सॉल्यूशन है। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फेट, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम सल्फेट लिया है, सोडियम सल्फेट। तो ये जब हम इसको हल्का सा इस कोनिकल फ्लास्क को हमने इस तरह से थोड़ा सा टिन किया तो ये टेस्ट ट्यूब जो होगा इसके सॉल्यूशंस थोड़े बाहर में आ जाएंगे और वो रिएक्शंस हो जाएंगे किसके साथ, इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। ये सॉल्यूशन जो था यहाँ पे सोडियम सल्फेट कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कैल्शियम सल्फेट है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड। तो ये कॉम्बिनेशंस के थ्रू आप देखो कि ये जो आपने रिएक्टेंट लिया था, ये रिएक्टेंट का जो टोटल वेट था वो 300 ग्राम था जब आपने लिया। लेकिन वही चीज जब आप इसे रिएक्शन दे रहे हैं और वो फॉरवर्ड होके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और प्रोडक्ट में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, उसका जो वेट देखोगे वो वेट भी आपका कितना रहेगा, 300 ग्राम रहेगा। तो 300 ग्राम होने की वजह से क्या पता चल रहा है, जो बिफोर रिएक्शंस द वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द आफ्टर रिएक्शन द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आज के लिए यहीं तक हम फर्स्ट टॉपिक ही देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर का। बाकी के टॉपिक्स भी हम आगे के वीडियो में लेने वाले हैं और सारे लेसन्स को लर्न करने के लिए यहाँ से आप हमारे डिस्प्ले पे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारी वेबसाइट पे आइए, रजिस्टर कीजिए और सारे लेसन्स को लर्न करने का आप बेनिफिट उठा सकते हैं।